नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है बड़ी बहस का, जिसमें आज हम बात करेंगे कर्नाटक के सियासी नाटक की। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर आज पूरी तरह से थम गया। आज आखिरी दिन भी बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस ने पूरी ताकत झोंक दी। वार पलटवार का सिलसिला आज भी जारी रहा, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं के कई ऐसे बयान रहे जिसे बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुनाने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। कांग्रेस की ओर से पहले इस्लामिक आतंकी संगठन पीएफआई से बजरंग दल की तुलना की गई और फिर सोनिया गांधी ने कर्नाटक की प्रतिष्ठा और संप्रभुता को लेकर बयान दिया, जिसे पीएम मोदी ने हाथों हाथ भुना लिया और कहा कि कांग्रेस देश को बांटना चाहती है। ये लोग कर्नाटक को भारत का राज्य नहीं मानते हैं। हालांकि इसके अलावा भी कांग्रेस के नेताओं के बयानों की खूब चर्चा हुई, एक दूसरे पर तीखे वार किए गए। हालांकि अब प्रचार खत्म हो चुका है, बारी है मतदान की, जो कि 10 मई को होगा। कर्नाटक की जनता ने किनके वादों पर और किसके वादों पर और कितने दावों पर भरोसा किया है, ये 13 मई को जब परिणाम आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन कर्नाटक विधानसभा के लिए होने वाला यह चुनाव कई मायनों में खास है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी कर्नाटक में अपनी सरकार को रिपीट कर पाएगी? क्या कांग्रेस बीजेपी से सत्ता छीन पाएगी? और क्या जेडीएस किंग मेकर नहीं बल्कि किंग बन पाएगी, जैसा दावा पार्टी के नेताओं की ओर से किया जा रहा है? आज चर्चा इन्हीं सवालों को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का शोर थम गया है। अंतिम दौर के प्रचार में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने प्रचंड प्रचार किया। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में थे। प्रियंका ने युवा संघर्ष रैली और विजयनगर में मेगा रोड शो किया, जहां एक ओर कर्नाटक में चुनावी शोर का एक आलाप था, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी सोनिया गांधी के एक बयान को लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंची। शिकायत में बीजेपी ने कांग्रेस पर देश को बांटने का आरोप लगाया। दरअसल कांग्रेस ने शुक्रवार को एक ट्वीट किया था, जिसमें सोनिया गांधी कर्नाटक में चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं। इस ट्वीट में कांग्रेस ने कहा था कि सोनिया गांधी ने 6.5 करोड़ कन्नड़ वासियों को स्पष्ट संदेश दिया। कांग्रेस किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करने की अनुमति नहीं देगी। कांग्रेस का यही ट्वीट अब गले की फांस बन गया। पीएम मोदी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। पीएम ने साफ लहजे में कहा कि अब कांग्रेस के शाही परिवार ने कहा है कि वो कर्नाटक की संप्रभुता की रक्षा करना चाहते हैं। कर्नाटक की सोवरेनिटी यानी कि कर्नाटक की संप्रभुता। जब कोई देश आजाद हो जाता है उसे संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस खुलकर कर्नाटक को भारत से अलग करने की वकालत कर रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी कांग्रेस में इतनी ऊपर तक पहुंच जाएगी, मैंने सोचा नहीं था। बहरहाल जहरीले सांप से लेकर बजरंग बली और अब कर्नाटक को अलग राज्य बनाने के आरोपों के बीच वो मुद्दे हमेशा की तरह हवा हो गए। जनता जिनकी बाट जोह रही थी, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि राजनीतिक दलों के हवाई वादों और दावों पर कर्नाटक की जनता कितना भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। कर्नाटक के सभी क्षेत्रों में मेरा दौरा हुआ है, चाहे वो उत्तर कर्नाटक हो, मतलब कित्तूर कर्नाटक हो, कल्याण कर्नाटक हो, मैसूर मांड्या रीजन हो, हासन हो या बेंगलुरु हो। सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान, उत्साह और समर्थन गत चुनाव की सापेक्ष में बहुत बढ़ा है। आप जानते हैं कि कर्नाटक में बहुत सारे शिक्षक युवा है, युवतियां हैं, जिनको आज तक नौकरी नहीं मिली, 2.5 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। ये सब बातें आप जानते हैं। आपको बेंगलुरु की स्थिति भी मालूम है कि 30 से अधिक लोग तो सड़कों के गड्ढे में गिरकर मरे हैं। कि जो उन्होंने संप्रभुता की बात कही, ये कांग्रेस पार्टी के सोच के मानसिक दिवालियेपन का नतीजा है। वोट की खातिर कुछ भी बोलना और कुछ भी कहना, यह बहुत ही निंदनीय है और चिंताजनक भी है। अब कांग्रेस के शाही परिवार ने कल कर्नाटका में आकर के बोला है, उन्होंने कहा है कि कर्नाटका की सॉवरेनिटी की रक्षा करना चाहते हैं। कर्नाटका की सॉवरेनिटी
यानी कि कर्नाटका की संप्रभुता। क्या आपको पता है कि इसका अर्थ क्या होता है? इतने सालों से पार्लियामेंट में बैठे हैं, भारत के संविधान का शपथ लिया है और ये बात बोलते हैं। जब कोई देश, सुनिए दोस्तों, जब कोई देश, तो आज हम चर्चा इसी को लेकर करेंगे। एक गंभीर विषय है ये, और सवाल यही है जो हम पूछ रहे हैं कि क्या कर्नाटक को अलग देश बनाना चाहती है कांग्रेस। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान हैं, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ नेहा शालिनी दुआ जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से रत्नाकर जुड़ गए हैं, और इसके अलावा जेडीएस के प्रवक्ता गुरुराज हुलेर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर अवनीश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन सभी से हम चर्चा करेंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। रत्नाकर जी, आपके पास आना चाहता हूँ, और सीधा सवाल मेरा आपसे ही है, क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को जो शुरुआत में एक एज दिखाई पड़ रही थी इस चुनाव में, वो धीरे धीरे जिस तरीके से आपके नेताओं की ओर से उलूल जुलूल बयान दिए गए, और जिस तरीके से फिर उसको बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुनाने की कोशिश की, उसके बाद आपकी पार्टी बैकफुट पर आ गई, आप मानते हैं क्या ऐसा? देखिए अमित जी, अभी 2 दिन पहले का ही सर्वे आया है, और सर्वे में ये दिखाया गया है कि कांग्रेस पार्टी जो है पूर्ण बहुमत के साथ कर्नाटका में सरकार बनाने जा रही है। तो ये अगर कोई ख्याली पुलाव अगर बनाए कि हम सरकार में आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, तो भाई ठीक है, आप खुशफहमी पालिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो निश्चित रूप से हम सरकार बनाने जा रहे हैं, वहां पे कोई इफ एंड बट नहीं है। और रही बात बयानबाजी की, तो बयानों को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ट्विस्ट करके जो है लोगों के सामने रिप्रेजेंट करती है, और तिल का ताड़ बनाने का जो काम करती है। कभी हम कहते हैं कि बजरंग दल जैसे संगठन जो धर्म के नाम पे हिंसा फैलाती है उसको बैन करने की बात कहते हैं, तो ये कहने लगते हैं कि हम बजरंगबली को बैन करने की बात कह रहे हैं। कितना झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री जी। कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर में ताला लगाया। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो 1986 में राम मंदिर का ताला खुलवाया और पूजा अर्चना शुरू की, शिलान्यास कराया। तो आप रत्नाकर जी का अंदर का ऑडियो दीजिए, अंदर आवाज नहीं आ रही करेंगे। कितना जनता जानती है, कर्नाटक की जनता पढ़ी लिखी और बेहद समझदार जनता है। जी हाँ, बोलिए रत्नाकर जी, बोलिए। देखिए हाँ जी, रत्नाकर जी आपकी आवाज मुझे आ नहीं रही थी, अब मैं सुन पा रहा हूँ आपको, बोलिए आप। अभी आ रही है आवाज आपको? हाँ, बोलिए। देखिए अमित जी, कर्नाटक की जनता बहुत ही समझदार और बहुत ही पढ़ी लिखी है। इस तरह के अनर्गल जो बयानों को ट्विस्ट करके और लोगों को दूसरे परिप्रेक्ष्य में समझाने की जो कवायद भारतीय जनता पार्टी के नेता या प्रधानमंत्री के द्वारा जो किया जा रहा है, वो एक सिरे से नकार दिया गया है। सी वोटर का सर्वे आया है अभी 2 दिन पहले, उसमें कांग्रेस पार्टी पूर्णतया बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। रही बात बयानों की, तो बयानों में कह दूं मैं आपको कि हम जब कहते हैं नहीं, वो बात तो सभी मान रहे हैं ना कि एक एडवांटेज आपको दिखाई पड़ रहा था, लेकिन आपको लगता है कि आपके नेताओं की ओर से जो उलू जुलू बयान दिए गए, उससे कहीं ना कहीं आपने अपने लिए मुश्किलें पैदा कर ली। बिल्कुल अमित जी, देखिए हमने उल जलूल कोई बयान नहीं दिया। हमारे बयानों को उल जलूल भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको जनता के सामने बता रहे हैं। लेकिन मौका तो आप ही की पार्टी के नेताओं ने दिया ना, मौका किसने दिया? नहीं अमित जी, एक चीज समझ जाइए जी, ये नॉर्थ इंडिया की तरफ नहीं है कि जहां पे लोगों को आप एक सिरे से जो है कुछ भी बयान दे दें और कुछ भी आप गुमराह कर सकते हैं। ये साउथ इंडिया है, यहाँ पे पढ़े लिखे साक्षरों की संख्या ज्यादा है, और यहाँ पे लोग, अब सुनिए, तो अब आप नॉर्थ से मैं भी बिलोंग करता हूँ। ठीक है, मैं अविनाश जी मैं आऊंगा आपके पास। अविनाश जी को बोलने दीजिए, मैं चुप करा दूं। ठीक है, नहीं बोलिए आप, रत्नाकर जी बोलिए। नहीं रत्नाकर जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस्तेमाल करिए। मैं साक्षरता के बारे में कह रहा हूँ, साउथ इंडिया कर्नाटका जो है उसमें साक्षरता की सबसे ज्यादा साक्षरता उधर केरला और कर्नाटका साइड में। नहीं देखिए रत्नाकर जी, लेकिन आपके बयान का मतलब भी तो निकाला जा सकता है ना रत्नाकर जी। वहाँ पे लोग पढ़े लिखे और समझदार है, और आप किसी भी बात को, जब हम बजरंग दल बैन करने की बात कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं बजरंग बली को बैन करने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से अनर्गल बयानबाजी और अनर्गल चीजें करने के, वहां पे लोग समझदार है, सब जानते हैं। नहीं आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, आप रत्नाकर जी क्या ये कह रहे हैं कि दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो सब बातों को समझते हैं, लेकिन उत्तर भारत के लोग नहीं समझते हैं, और इसीलिए उत्तर भारत में आपकी जो हालत है वो पतली है, आप ये कह रहे हैं क्या? मतलब उत्तर भारत के जो वोटर हैं उनको आप कम आंक रहे हैं?
अमित जी। जी जरा ये भाई साहब को चुप कराइए तो मैं आपकी बातों को फिर से क्लियरिटी दूं। बोलिए बोलिए। अविनाश जी मैं आऊंगा आपके पास, उनको बोलने दीजिए। अविनाश जी उनको बोलने दीजिए, उनकी बात जैसे पूरी होगी मैं आता हूं आपके पास, मेरे प्लीज। बीच में अगर कोई बोलता है तो मैं पूरे डिबेट में उसको नहीं बोलने नहीं देता बोलिए हूं। बोलिए, रत्नाकर जी आप बोलिए, रत्नाकर जी आप बोलिए। ठीक है, मैं सबको मौका दूंगा, बोलिए बोलिए जल्दी से, रत्नाकर जी जल्दी से, मुझे बाकी लोगों के पास भी जाना है। आप मेरे बीच में बोलेंगे, कौन छोड़ के भागता है डिबेट, ये देख लीजिए। अरे आप उनसे मत उलझिए ना रत्नाकर जी, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप बोलिए अपनी बात रखिए। किस तरह के लोगों को, विश्लेषक लोगों को बिठा के लाके रखते हैं, इनको समझ नहीं आया है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अविनाश जी मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपको पूरा मौका दूंगा बोलने के लिए। अविनाश जी एक मिनट, ज्ञान है, समय खराब हो रहा है सर, समय खराब हो रहा है। इंडिया से खुद बिलोंग करता हूँ। अच्छा ठीक है, और मैं जानता हूँ कि देश की परिस्थिति क्या है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों को बरगलाने का काम करती है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि साउथ इंडिया में केरला या कर्नाटका में पढ़े लिखों की तादाद बहुत ज्यादा है। वहां पे लोगों को इस तरह से बयानों को ट्विस्ट करके गुमराह करने की जो कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो वहां पे सफल नहीं होगा। और मैं अमित जी फिर से दोहराना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री जी ध्रुवीकरण विकास की बात करते हैं और विकास की बात वहां पे अब गौण हो गई है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति वहां पे कर रही है। 3.5 साल में उन्होंने कोई विकास नहीं किया। ठीक है, चलिए मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं आपके पास। शालिनी जी, नेहा शालिनी जी, अगर विकास किया होता ठीक है तो नेहा आज जी, इनको ये कहना नहीं पड़ता कि हम मुसलमान। ठीक है रत्नाकर जी, लौटूंगा मैं आपके पास। नेहा जी को ये नहीं कहना नेहा जी, लेकिन जो मुद्दे बनाए जा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये मुद्दे बन पाएंगे? और जो रत्नाकर जी भी कह रहे हैं कि आप बेवजह उन चीजों को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो मुद्दे हैं ही नहीं। पीएफआई का मुद्दा आपने उठाया, पीएफआई की तुलना बजरंग दल से की गई तो आपने कहा कि बजरंग बली का अपमान किया। इसके साथ ही अब सोनिया गांधी के बयान को किस तरीके से पीएम मोदी ने रैली के दौरान भुनाने की कोशिश की है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इन मुद्दों को जो भुनाने की आप कोशिश कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वोट में तब्दील हो पाएगा, वोट में ये कन्वर्ट हो पाएंगे? हम क्या भुनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये लोग कर रहे हैं, क्यों की संगठन की तुलना बजरंग दल से कर रहे हैं? कौन सा आज तक आतंकी कोई हमला करवाया है बजरंग दल ने, जरा बताइए। इनको बजरंग नाम से, बजरंग बली से, इनको श्री राम से, जब इनके नेता ही है ना ये सोनिया गांधी जी इनके अध्यक्ष है, इन्होंने कहा था राम काल्पनिक है, सिब्बल जी ने कहा था राम काल्पनिक है, हम लोगों ने तो नहीं कहा था ना। तो हमेशा सवाल यही उठाते हैं और बाद में उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं ये कह के कि इन्होंने हमारे बयान को तरोड़ा मरोड़ा। अरे तरोड़ा मरोड़ा, तुम ऐसे बयान देते ही क्यों कि हमको ये करने की जरूरत पड़े? तो सिंपल सी बात है, आज जनता जानती है कि अगर ये आ जाते गलती से भी साउथ में दोबारा, तो आप देखिए केरला जो स्टोरी एक मूवी बनी है जो हकीकत पे है कि वहां कैसे हिंदू लड़कियों को कैसे कन्वर्जन किया गया, कैसे क्रिश्चियन लड़कियों का कन्वर्जन किया गया और उनको हिंदू से मुस्लिम बनाया गया, कैसे आतंकवादी बनाया गया, ये उस मूवी में दिखाया और ये रियल स्टोरी इसके ऊपर है। लेकिन इनको मूवी से भी प्रॉब्लम है क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब इनके लिए सिर्फ ये है नहीं, इसका भाजपा को गाली दो, प्रधानमंत्री जी को गाली दो, तो मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इस फिल्म का कर्नाटक चुनाव से कोई लेना देना है क्या? मैं तो ये बता रही, तो इनको क्यों प्रॉब्लम है? हाँ। क्यों ये हर राज्य में कह रहे हैं ये जान के पिक्चर दिखाई जा रही है, ये क्यों मूवी दिखाई जा रही है? अगर कोई लेना देना नहीं है तो इनको प्रॉब्लम किस बात की है भाई? दिखाने दो, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है, सबको हक है कि वो अपने विचार रख सके, अपने विचारों की कोई मूवी बना सके। आपको क्यों प्रॉब्लम है? इनके बड़े बड़े नेताओं को ये प्रॉब्लम है कि ये मूवी टैक्स फ्री क्यों की जा रही है, ये मूवी दिखाई क्यों इलेक्शंस के दौरान दिखाई क्यों जा रही है, कर्नाटका में बैन करी जाए उसके लिए हो हल्ला कर रहे हैं। क्यों भाई, क्यों डर लग रहा है आपको? क्योंकि वहां की जनता अब जागरूक हो गई है, हिंदू वहां के जागरूक हो गए हैं और वो इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। बिल्कुल पढ़े लिखे हैं वो, बहुत अच्छी बात है कि वो पढ़े लिखे हैं, इसलिए अब इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब नहीं चाहते वो तुष्टीकरण वाली राजनीति जो ये बहुत सालों से करते आ रहे हैं। पूरे साउथ को इन्होंने आधा साउथ बना दिया है और अगर उसको इस्लामिक स्टेट न बना दें, इस डर की वजह से आज जनता जो है वो भाजपा के साथ है, क्योंकि हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। हम मुसलमानों को भी उतनी इज्जत देते हैं जितनी हिंदुओं को देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम अपनी इज्जत कम कर लें और दूसरों को थाली में परोस के दे दें कि लो भाई इसको इस्लामिक स्टेट बना दो। तो ऐसा नहीं हम होने देंगे और ना ये होगा। जनता जागरूक है, समझ चुकी है कि कैसे सीपीआईएम ने वहां
जो हिंदुओं का हाल किया और कैसे कांग्रेस ने वहां जो इस्लामिक स्टेट बनाने की पूरी अपनी तरफ से पूरी ठीक है। कोशिशें करी। शुक्र है भगवान का कि आज बजरंग बली हमारे साथ है, श्री राम हमारे साथ है, तो वो इस्लामिक स्टेट नहीं बन पाया। ठीक है। गुरुराज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या सुन पा रहे हैं क्या आप? जी गुरुराज जी, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों को आपने देखा होगा किस तरीके से बजरंग दल, बजरंग बली, पीएफआई, संप्रभुता का ये जो तमाम मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दों को उठाने की कोशिश की, उनको भुनाने की भी कोशिश की गई, और दोनों तरफ से किस तरीके से वार और पटवार का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी रहा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। ये आपने भी देखा, हमने भी देखा। आप लोगों की ओर से बार बार ये कहा गया कि ये दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां जो लोकल इश्यूज हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, जो कर्नाटक की जनता के जो मुद्दे हैं उनको नहीं उठा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमने उन मुद्दों को उठाया है। अब प्रचार खत्म हो गया, 10 मई को मतदान होगा, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? आपको लग रहा है कि इन लोगों ने जो मुद्दे उठाए वो काम करेंगे या आपने जो मुद्दा उठाया वो काम करेगा? देखिए, हम मुद्दे पे आते हैं। हमारे मुद्दे है कि हम जो काम किए हैं वो लेके वोट मांगे हैं, और जो काम करना चाहते हैं वो जनता के सामने लाके हम वोट मांगे हैं। ये दोनों पार्टी का देखिए, पहले कांग्रेस वाले बोले कि ये 40% का करप्शन है, और पीएसआई का, ये दोनों पार्टियों ने, मतलब हम भी उठाए, कांग्रेस भी उठाया, पीएसआई अपॉइंटमेंट में जो करप्शन हुआ उसका। और अभी देखिए फ्रेश है ना, मडाड़ू विरूपाक्षप्पा का 8 करोड़ हार्ड कैश मिला उनके बेटे के ऑफिस में। वो ऐसे मुद्दे जो है, ये जो करप्शन का जो है, ये जनता के सामने, मतलब उनके दिमाग से हटाने के लिए बीजेपी ने क्या किया, ये 80% से भी ज्यादा करप्शन वाली कांग्रेस पार्टी है। तो इन दोनों को ये कुछ मुद्दा नहीं है, और वोट कैसे, लोगों के दिमाग को कैसे दूसरे जगह से, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना, इसके लिए अभी क्या लेके आया है, जात और धर्म को लेके आए, और जात और धर्म के आगे लेके आके वोट मांगना कानून बाहिर है। तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? अभी तक कुछ नहीं कर रहा है, और ये लोग क्या करना चाहते हैं वो नहीं बता रहे, और बोलते कि कभी 50 साल पहले जो हुआ वो लेके आते हैं बीजेपी वाले, और कांग्रेस वाले भी वही लेके आते हैं, और कभी वो बोलते हैं कि टुकड़े टुकड़े पार्टी, और इनका पार्टी कैसा है, टुकड़े टुकड़े पार्टी से लिए गए, खरीदे गए विधायकों से भी गवर्नमेंट बना है ना। तो टुकड़े टुकड़े पार्टी से ही इन लोगों का पहले गवर्नमेंट बना था ना। टुकड़े टुकड़े पार्टी किसको बोल रही है? और आप बीजेपी वाले ये बताना चाहिए मेरे को, बीजेपी में जो पहले से बीजेपी में है वो कितने विधायक, कर्नाटक में कितने विधायक बीजेपी के हैं, और दूसरे पार्टी से आए हुए विधायक कितने हैं, ये पहले बताए। और कांग्रेस वाले ये बताए कि आपको 80% का जो करप्शन आपके ऊपर जो डाल रहे कि आपके 80% का सरकार था करके, उसके लिए आपका जवाब क्या है? अभी तक नहीं दे रहे। तो हमारा क्या है, जो किए है वो, और यहाँ पे कर्नाटक में क्या है, मुद्दा पूरा स्टेट का एक ही नहीं है, यहाँ पे एक एक रीजन का, जैसे कि कित्तूर कर्नाटक का अलग है, कलबुर्गी कर्नाटक का, कल्याण कर्नाटक का अलग है, और नीचे देखिए आप कावेरी का इश्यू अलग है। और मैं ऊपर का बताऊं आपको, कित्तूर कर्नाटक का, वहां पे 35 साल का एक प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट के लिए वहां पे सत्याग्रह होते आ रहे हैं, अभी तक हो रहे हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। नहीं, सोनिया गांधी के बयान को जेडीएस कैसे देख रही है? जो पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी जो कह रहे हैं कि भाई ये कर्नाटक को, न केवल कर्नाटक को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इनके बयान से तो ऐसा लगता है कि ये देश का राज्य मानते ही नहीं कर्नाटक को। आपको भी लगता है कि सोनिया गांधी ने कुछ गलती कर दी ऐसा बोल करके कि वो कर्नाटक की एकता, अखंडता और उसकी संप्रभुता की रक्षा के लिए वो काम करेंगे? आपको लगता है उन्होंने गलत कर दिया ऐसा बोलकर? उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये गलत है उनका बयान? नहीं, दोनों तो गलत किए ना अभी। हाँ। दोनों का गलत है अभी आप देखिए, आप सोनिया गांधी जी जो बोले वो कौन बताने के लिए बोले थे मालूम नहीं, और ये बोल रहे कि हम ऐसे होने नहीं देंगे मतलब क्या? हम तो देखिए, हम इकट्ठा होके पूरे 6.5 करोड़ लोग इधर है, और यहाँ पे कोई जात पात धर्म भेद कुछ भी नहीं है, और हमारा पार्टी कौन सा है? जनता दल सेक्युलर, जातातीत है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मुद्दा लेके वोट मांगे तो अच्छा था। अभी देखिए, जात धर्म इसमें पूरा लड़ाई लगा दी है दोनों पार्टियों ने। अब देखिए ना, मैं आपको बता रहा था, एक चीज मैं बताता हूँ आपको, कल्याण कर्नाटक में 35 साल से एक पीने के पानी के लिए तरस रहे लोग, 4 डिस्ट्रिक्ट के 9 तालुका पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, और ये बोलते हैं कि 2 इंजन का सरकार नहीं साहब, मैं बोलता हूँ आपको 4 इंजन का सरकार है यहाँ पे। एक कर्नाटक, एक सेंट्रल,
एक गोवा, इनका सरकार है और ये एक प्रोजेक्ट जो है अभी तक नहीं बन पा रहा और इनका ये डेवलपमेंट है। और नहीं, इसको लेकर तो फिर आपके नहीं, इसको लेकर तो आपके ऊपर भी सवाल खड़े होंगे भाई, सरकार तो आपकी भी रही है ना वहां पर, कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर आपने सरकार चलाई है, तो अगर पीने के पानी की सुविधा, जिसको हम मूलभूत सुविधा कहते हैं, अगर मूलभूत सुविधा के लिए भी कर्नाटक के किसी इलाके में, कर्नाटक के किसी जिले में लोग तरस रहे हैं, तो जितनी गलती बीजेपी की है उतनी आपकी भी मानी जाएगी उसमें? तो फिर नहीं साहब, हम गलती नहीं किए इसमें। मैं आपको बताता हूँ, जब बीजेपी के साथ गवर्नमेंट था तब 100 करोड़ रुपया उस प्रोजेक्ट के लिए दे के जो रेवेन्यू जगह रहता है वहां पे प्रोजेक्ट चालू किया हमने, ये हिस्ट्री है। तब के.एस. ईश्वरप्पा मंत्री थे, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अवनीश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? आपने कांग्रेस की ओर से जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया गया, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से जो बयान दिए गए वो भी आपने देखा ही, बीजेपी की ओर से जो चुनाव प्रचार किया गया, बीजेपी ने तमाम अपने बड़े बड़े दिग्गजों को मैदान में उतार दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी रैलियां की हैं, रोड शो किए हैं, इसका कितना असर आप इस चुनाव में देख पा रहे हैं? और जेडीएस जो ये बार बार दावा कर रही है कि हम किंग मेकर नहीं बल्कि किंग बनने जा रहे हैं। बिल्कुल अमित जी, नमस्कार आपको और आपके सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं, सारे पैनलिस्ट को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, इलेक्शन का शोर तो आज थम गया, पर 5-6 बातें जल्दी जल्दी मोटे तौर पे बोलूं जी। जहां तक नॉर्थ साउथ की बात है, भारत के इलेक्शन में एक चीज बहुत कॉमन है, बट केवल फर्क एसेंस का है। जो कास्ट एक बेस है वो पूरे हिंदुस्तान में बहुत अहम है। उसी तरीके से कर्नाटक भी सोशल कोalition के तौर पे कास्ट उसका बहुत बड़ा बेस है। नॉर्थ में अगर आप कहें या बिहार यूपी में कहें तो यहाँ पे कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है, पर वहां पे कास्ट कॉन्शियसनेस है। तो ये कास्ट में बटी हुई सोसाइटी है और कास्ट कॉन्शियसनेस बहुत हाई है, वो इलेक्शन को एक रुख देगा, नंबर 1। नंबर 2, मोदी जी ने पिछले 15 दिन में जो धुआंधार रैली की है, भाजपा के पहले कार्यकर्ता के नाते उन्होंने 2 चीज इंश्योर किया है। एक ये इंश्योर किया है कि भाजपा जो करीबन 80 पे खत्म हो रही थी, 78 और 80 के बीच में खत्म हो रही थी, अब वो 10 से 12 सीट और ऐड करके 90 या 92 पे आ सकती है। पर बहुत बड़ा इंपैक्ट ये हुआ है कि जो कांग्रेस 115 सीट जीत रही थी, वो अब बजाय 115 सीट जीतने के वो भी गिर के 90 या 95 पे आएगी, 100 से नीचे रहेगी। और मोटा मोटी टैक्टिकल वोटिंग के आधार पे फायदा जेडीएस का होगा, मुस्लिम वोट कंसोलिडेट करेगा जेडीएस के पीछे, तो 10 से 12 सीट का फायदा जेडीएस को हो सकता है। वो 27, 28 से 40 तक भी जा सकते हैं। ये त्रिशंकु ये त्रिशंकु असेंबली की तरफ इशारा करता है। पर जहां तक भाजपा की बात करते हैं, मोदी जी उनके स्टॉलवर्ट है। अब ये इलेक्शन, जो मैं आखिरी में बात बोल रहा हूं, अमित शाह का इलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन के बाद जिसको भी सरकार बनानी है, जिसको भी आगे चीफ मिनिस्टर बनाना है, उस पूरे कड़ी में अमित शाह बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, प्रधानमंत्री बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और डबल इंजन की सरकार का जो कॉन्सेप्ट है, या तो जेडीएस के साथ मिलके या पार्टी तोड़ के फिर से इलेक्शन करवा के, पर डबल इंजन की सरकार जो है वही कर्नाटका के फायदे में है। ये मोदी जी ने अपने सारे रैली में बताया है। कांग्रेस 115 से गिर करके 100 के नीचे आ गई है, भाजपा 80 से बढ़ के 90-92 पे गई है। पर भाजपा अभी भी खुलेआम मैं नहीं कह सकता कि वो सरकार बनाने की स्थिति में है। हाँ, जेडीएस 27 से 40 जरूर जा रही है, जिसको ये किंग मेकर की जगह पे अब कुछ और समझ रहे हैं, पर ये रहेंगे किंग मेकर के ही हैसियत में। भाजपा सरकार में अपने दम पे नहीं आ रही है, कांग्रेस 100 से नीचे रहेगी। ये चारों बातें आप लिख ली। यानी कि अगर जेडीएस की सीटें बढ़ती हैं तो नुकसान तो कांग्रेस का ही होगा, इसका मतलब तो ये हुआ। निश्चित रूप से सबसे ज्यादा जो तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस करने की कोशिश की और भाजपा की तरफ से जो पलटवार हुआ, उसमें जो अर्बन सीट, रत्नाकर जी आ रहा हूं, चुप रहिए, उसमें जो अर्बन सीट्स है 10 से 12 सीट भाजपा गेन कर रही है। और जो रूरल सीट है, जहां पे वोकालिंगा और मुसलमान है, खास करके ओल्ड मैसूर एरिया में, वहां पे जेडीएस का कंसोलिडेशन होगा, वो 27 से 40 तक भी जा सकती है। ठीक है। हाँ रत्नाकर जी, अब बोलिए आप। रत्नाकर जी बोलिए। ये इनका खुद का आंकड़ा है, इन्होंने किस सोर्सेज से ये सब चीजें बताई है, पता किया, मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको एक चीज, अरे आप बोला नहीं भाई साहब, मैंने चुप रहो, मैंने आपके बीच में बोला नहीं, आप चुप रहो। अभी बोले खुद का आंकड़ा का क्या मतलब हुआ? अभी चुप रहो, बीच में मत बोलो, नहीं तो फिर अगली बार बोलने नहीं दूंगा। बोले ना, डिबेट छोड़ के भाग जाओगे। क्या ये किस तरह के लोगों को पकड़ के ला लिए? क्या आंकड़ा लेकर? अरे भाई साहब, कोई गरिमा है, कुछ मालूम है कि किस तरह से डिबेट में बात कीजिए, बोलते रहे?
अपनी बात रखिए, क्या मतलब के बोलते रहे। अरे आप जो झूठा आंकड़ा पेश कर रहे हैं उसको मैं सब बता रहा हूँ, किस तरह से झूठ बोल रहे हैं। फिर क्या ये कैसे लोगों को, ये मंदबुद्धि लोगों को लाके बिठा दिया आपने। नहीं पर्सनल नहीं, गलत बात है, पर्सनल अटैक नहीं करना, व्यक्तिगत नहीं होना है। रत्नाकर जी आप समझदार व्यक्ति हैं, नहीं पर्सनल किसी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर नहीं करनी है, गलत बात है। कोई बात, अपनी अपनी बात रखिए, शुरू कर दिए आप अपनी अपनी बात रखिए दोनों, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचिए प्लीज। और ये आप दोनों से गुजारिश है मेरी, ये आप दोनों से मेरा अनुरोध है प्लीज। आप मोदी जी की तरह महान ज्ञानी हैं, अब चुप रहिए, मेरी बात सुन लीजिए। अब मेरी बात सुन लीजिए, किस तरह से आप क्या ज्ञान के चक्षु को खोल रहा हूँ, ज्ञान के चक्षु को खोल रहा हूँ, जरा सुन लीजिए मेरी बात। आपने परम सत्य बोला है, राहुल गांधी को भी यही बात बोली है। अरे भाई साहब, क्या जरा सुनने का धैर्य रखिए, इतना मत बौखलाइए, आपका विश्लेषण समझ गया, हाँ धैर्य रखिए जरा। देखिए ये कह रहे हैं अभी कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ेगी, मैं तो मतलब आश्चर्यजनक है ये सारी चीजें, क्योंकि अभी आप देखिए अमित जी, लिंगायत समाज के जो बड़े नेता हैं, बड़े नेता जो आप, मैं जगदीश शेट्टार की बात कर लूं, चाहे उप मुख्यमंत्री की बात कर लूं, ये दोनों बड़े नेता जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं। और देखिए लिंगायत समाज का 14% वोट कर्नाटक में है, और वीर शैव लिंगायत फोरम जो वहां का सबसे बड़ा फोरम है, वो उसने लिखित रूप से दिया है, उसने लिखित रूप से ये दिया है कि आप लोग कांग्रेस पार्टी को वोट करें। यार आप चुप रहोगे, आप चुप रहोगे यार, क्या आपकी बुद्धिमत्ता सब समझ गया, आप बुद्धिमत्ता आपकी समझ गया, आप चुप रहो जरा, मुझे बातें रख लेने दो, मेरी बातें अगर गलत होगी तो फिर आप काटना उसको। बोलिए तो लिंगायत समाज का 14% वहां पे वोट है, और लिंगायत समाज का विश्व वीर शैव लिंगायत फोरम जो है उसने भी लिखित रूप से अपना कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए आग्रह किया है। और वो फिर बोले आप, अरे अमित जी कैसे लोगों को लाके रखा है, इनको बीमारी उमारी है क्या कोई, है बीच में तो बोलने की। अच्छा बोले अविनाश जी, अविनाश जी बातों को रख लेने दीजिए। अविनाश जी अगर मेरे पास समय बचेगा तो मैं आऊंगा आपके पास, मैं फिर से लौटूंगा। एक मिनट प्लीज उनको बोलने दीजिए, हाँ बोलने दीजिए। अच्छा बोलिए रत्नाकर जी, बोलिए जल्दी से, क्योंकि समय बहुत कम बचा है अभी तक। मैं हाँ अमित जी देखिए, लिंगायत समाज जो है जिसका 14% वोट है वहां पे कर्नाटक में, अभी तक लिंगायत समाज जो है भाजपा का कोर वोटर था, लेकिन इस चुनाव में लिंगायत समाज ने आह्वान किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतने सालों तक ठगा है, सिर्फ उनसे वोट लेने का काम किया, उनके समाज के उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया। और पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने भी ज्वाइन किया, तो ये अपने आप में प्रमाण है ना कि हम जो है वहां पे लिंगायत समाज भी हमारे साथ जुड़ रहा है। और दूसरी चीज ये कह रहा हूं मैं अमित जी, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कोट करने जा रहा हूं, लगभग 16% जो है मुसलमान वहां पे वोटर हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो के.एस. ईश्वरप्पा कहते हैं कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तो आप सीधे सीधे उस समाज को आपने कह दिया, फिर भी सरकार बनी भाजपा की, यही बात विश्व शर्मा भी कहते थे असम में, फिर भी भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इनको चुप कराइए, ये कैसे कैसे लोगों का मंदबुद्धि लोगों अच्छा चलिए, समय बहुत ज्यादा बचा नहीं मेरे पास, ठीक है ठीक है। नेहा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट नेहा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, नेहा जी, हाँ नेहा जी बोलिए, हाँ ठीक है, कांग्रेस बोल चुकी है। अच्छा ठीक है, हाँ नेहा जी आप बोलिए, हाँ रत्नाकर जी आऊंगा मैं, अगर समय बचेगा तो मैं आऊंगा आपके पास प्लीज। अमित जी, कांग्रेस की याददाश्त कमजोर हो चुकी है कि, और लेकिन लिंगायत समाज के बड़े जो नेता हैं उनकी याददाश्त कमजोर नहीं हुई कि किस तरीके से कांग्रेस के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने लिंगायत समाज के बड़े नेता के साथ क्या किया था, ये लिंगायत नहीं कभी नहीं भूल सकती। और ये जो बयान दे रहे रत्नाकर जी, मुझे नहीं पता कि कहाँ से पढ़ के ले रहे हैं, लेकिन लिंगायत समाज आज भी भाजपा के साथ खड़ा है और बिल्कुल कंधे के साथ कंधा मिला के चल रहा है, और हमें लिंगायत समाज के पूर्ण बहुमत मिलेगा, हमको विश्वास है, क्योंकि उनको पता है इनके लोगों ने क्या किया, कैसी राजनीति करी, साउथ को कैसे तोड़ना चाहते हैं, कैसे उसको 10 से 15 सेकंड में आखिरी कमेंट आपका। ये लिंगायत समाज भी आज समझ चुका है, पहले भी समझ चुका है। ठीक है नेहा जी समय नहीं मेरे पास, माफी के साथ रोक रहा हूँ आपको। लिंगायत लोग सब पूरे मतदार बीजेपी के साथ खड़े हैं करके, और जैसे जात पात को लेके वोट मांग रहे हैं, ये देखिए अभी बीजेपी एक पार्टी नहीं रही, ये एक रिकवरी एजेंट है। आपको मैं बताता हूँ, एक एक्टर है सुदीप, अरे जेडीएस का तो कुल आधार ही जात पात है भाई। अमित जी ऐसे मेरा रिक्वेस्ट है, ऐसे लोगों को मत डिबेट में बैठाइए जो बीच में डिस्टर्ब करते हैं। पत्रकार हमारे मित्र ने पूछा कि आप कितना संभावना लिए है इसमें, और तब वो बोलते हैं पैसे के लिए मैं इधर नहीं आया, इंडस्ट्री में मेरे पैसे जब आने वाले बहुत है,
तो वो दिला दिए, तो आप समझ लो दिला। चलिए, बहुत धन्यवाद तो आप सभी का। मेरे पास समय बस इतना ही है और माफी के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से रोक रहा हूं। बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन अब चुनाव में बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। 10 मई को वोट डाले जाएंगे, 13 मई को नतीजे हम सबके सामने होंगे और ये पता चल जाएगा कि किसके दावों और किसके वादों पर कर्नाटक की जनता ने अपना भरोसा जताया है। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।